नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति एनसीईआरटी की पुस्तक, इसका अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। बच्चों, इससे पहले हमने पिछले 2 अध्यायों को हमने पढ़ा और उसमें स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया, इसको हमने भली भांति जाना। अब हम तीसरी चुनौती की ओर हम ध्यान दें तो यह चुनौती आर्थिक विकास की थी, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहले 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना था। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी। इस अध्याय में बच्चों हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर हम प्रकाश डालेंगे और उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल इस प्रकार से हैं, जैसे विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी, इनको लेकर क्या अहम फैसले हुए, और पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति को अपनाया और उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इस रणनीति की मुख्य उपलब्धि क्या रही और उनकी सीमाएं क्या थी, बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। इन सभी प्रश्नों पर हम दृष्टि डालेंगे। बच्चों, यदि हम इसमें देखें, आजादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही। इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है विद्यार्थियों, आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? आप देखिए ये डाक टिकट किस प्रकार से, आपको ये डाक टिकट आप देखिए कि एक डाक टिकट की झांकी यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से दामोदर बांध का इसमें बताया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे देखो चितरंजन, ये देखो ये एक रेलगाड़ी का बताया गया है इसमें, और एक इसमें ये एक बिल्डिंग के बारे में, एक फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, रिफाइनरी फैक्ट्री है। और ये देखो ट्रैक्टर, और ये देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, और ये भी नहर, भाखड़ा बांध, विद्युत इंजन। और इसी प्रकार से यहाँ पे गेहूं उत्पादन के लिए जो क्रांति की बात आती है, रिवोल्यूशन जो आता है, वो बताया गया इस डाक टिकट में। और इस टिकट में देखिए हीराकुंड बांध, और यहाँ पे देखिए आप हिंदुस्तान विमान कारखाना। इन डाक टिकटों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत देश ने, यदि हम कहें स्वतंत्र भारत देश ने, अपने डाक टिकटों में हमारे विकास की गाथा को संजो के रखा है। आप इसमें भली भांति देख सकते हैं इन टिकटों के अंदर, ये देखने को अब हमें नहीं मिलते हैं। तो अब इस अध्याय को हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों, और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले हम बच्चों हम ये जानें कि नियोजित का मतलब क्या है, नियोजन क्या होता है। नियोजन का अर्थ होता है विद्यार्थियों कि योजना के माध्यम से जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों को योजनाबद्ध करके हमें उसे विकास के कार्यों में लगाना, और इसी के माध्यम से हमें उत्पादन की वृद्धि करनी है, रोजगार के अवसरों की वृद्धि करनी है और आर्थिक स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस प्रकार से हम योजनाएं तैयार करें, और योजना के आधार पर प्लानिंग, क्योंकि आप बच्चों देखें कि हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि हम बिना प्लानिंग के करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता, और सक्सेसफुल होता है तो वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। यदि हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, इवन हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते यदि हम योजनाबद्ध तरीके से हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी सफलता को कहीं ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो हमारे स्वतंत्र भारत ने भी इसी प्रकार से आर्थिक विकास के लिए नियोजन को ही चुना। विद्यार्थियों, यहाँ हम बात करें राजनीतिक फैसले और विकास की। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ रही थी और निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व में किसकी ख्याति बढ़ रही थी, किसकी मांग बढ़ रही थी? इस्पात की मांग बढ़ रही थी, और इस्पात के
जो मांग बढ़ रही थी उस लिहाज से यदि हम देखें तो निवेश का जो सबसे ज्यादा जो जहां पर इस्पात या के भंडार या लौह अयस्क के भंडार जो हमें मिल रहे थे वो हमें उड़ीसा में ज्यादा हमें देखने को मिल रहे थे। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था, मतलब इसका दोहन नहीं किया गया था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा, मतलब उड़ीसा की राज्य सरकार जो थी उसने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। मतलब लौह अयस्क जो उसके पास जो रॉ मटेरियल था उसको भुनाने से मतलब क्या हुआ, उसको भुनाने से मतलब यह हुआ कि वह इसका कुछ उत्पादन कार्यों में इसे लगाना चाहता था। उसने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर ली। किसने हस्ताक्षर कर ली? उड़ीसा की राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं से और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए कि हम इस प्रकार से लौह अयस्क के रूप में आपको एक बहुत बड़ा हम आपसे असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, एक सहमति पत्र तैयार कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप इनकी पूर्ति कर सकते हैं। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा। सरकार क्या सोच रही थी कि राज्य के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार जो है पूंजी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और रोजगार के अवसरों में संख्या बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लौह अयस्क के ज्यादा भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है। मतलब लौह अयस्क भी कहाँ था? उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित, जहां विकास नहीं था उन इलाकों में ज्यादा लौह अयस्क विद्यमान था। खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में जहां पे लोग बहुत संख्या में कौन थे? आदिवासी थे। वहां पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में था। आदिवासियों को डर था कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित यही बात थी कि यदि उस आदिवासी जगह में से अगर लौह अयस्क के अगर उद्योग स्थापित हो गए, बड़े बड़े कारखाने यहाँ लग गए तो निश्चित रूप से उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा, उन्हें दूसरी जगह जाकर के रहना पड़ेगा और उनकी आजीविका जो है वो छिन जाएगी। आजीविका का मतलब जिस से वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग में पर्यावरण प्रदूषित होगा। पर्यावरणविद जो थे, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने आप जिम्मेदार समझते थे, उन लोगों को यह भय भी सता रहा था कि खनन और उद्योग से क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? पर्यावरण निरंतर प्रदूषित होता चला जाएगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम हो जाएगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर पूंजी निवेश नहीं होता है और उद्योग नहीं लगते हैं तो निश्चित रूप से एक हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण पेश होगा कि आने वाले समय में कोई भी अन्य राष्ट्र या किसी भी प्रकार से कोई भी उद्योग जो है यहाँ पे पूंजी निवेश नहीं कर पाएगा। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हित को पहचान सकते हो? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है बच्चों कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? जो ऊपर हमने ये बिंदु देखे थे कि इस्पात की जो है विश्व में बहुत ज्यादा मांग बढ़ती जा रही थी और लौह अयस्क उड़ीसा में विद्यमान था। उड़ीसा में भी वहां पे जहाँ पे अविकसित लोग यानी कि आदिवासी लोगों का बाहुल्य था, तो राज्य सरकार चाहती थी कि वहां पे उद्योग धंधे लगाए जाएं और वहां के जो आदिवासी लोग थे कि वो उद्योग धंधे नहीं लगाना चाहते थे। वहां पे क्यों नहीं लगाना चाहते थे? क्योंकि वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उन्हें विस्थापित होना पड़े, उनकी आजीविका के जो संसाधन है वहां से उनसे छिन जाएंगे। तो बच्चों आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके। मतलब ऐसा कुछ उपाय निकाला जा सकता था कि सभी हित जो है सध जाए और जो उद्योग लगाने का या पूंजी निवेश करने का जो मसला था वो भी सॉल्व हो जाए। आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठकर
सामने आएगा और उड़ीसा में किस तरह के विकास की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आएगी कि जब हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, ढूंढना चाहेंगे कि वास्तव में वहां पर इस प्रकार का निवेशीकरण की आवश्यकता है या हमें ऐसे कौन से विकासात्मक कार्य करने हैं कि उड़ीसा का विकास हो सके। दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की आवश्यकता है, जरूरत है, इन सभी का हमें पता लगाना आवश्यक होगा। इसके साइड में हम देखें तो पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू। यहाँ पे देखिए कि भुवनेश्वर जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र में विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। क्या मतलब हुआ? पोस्को प्लांट लगाया गया कहाँ पे? उड़ीसा के ग्रामीण इलाके में, है ना। और यहाँ के जो लोग हैं विरोध पर उतारू हो गए। भुवनेश्वर जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो 1 साल पहले उड़ीसा की सरकार ने और कंपनी ने आपस में जो हस्ताक्षर करके जो सहमति पत्र बनाया था उसको समाप्त कर दिया जाए। धिंकिया, नुआगांव और गढ़कुंजनगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब वहां के लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने भरपूर रूप से विरोध किया, प्रदर्शन किया और दफ्तर में भी घुसे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और विरोध किया कि हमारी जीविका छिन जाएगी या जीवन की कीमत पर हम इस इस्पात कंपनी को, पोस्को प्लांट को नहीं लगाना चाहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति ने किया। इस विरोध का प्रदर्शन किसने किया? राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति के द्वारा किया गया। यह था द हिंदू पत्रिका में 23 जून 2006 की बात है ये विद्यार्थियों। अब देखो राजनीतिक टकराव क्या है। इन सवालों के जवाब में जो हमने ऊपर सवाल पढ़े, जिसमें हमने बात करी कि किस प्रकार से उड़ीसा में उद्योगों को लगाया जाए और वहां के लोगों को भी संतुष्ट किया जाए, तो इन आपस में दोनों ही चीजों को, दोनों ही विषयों में कंपनी को भी, उद्योगों को भी स्थापित किया जाए और लोगों को संतुष्ट किया जाए। दोनों ही विषयों को लेकर के किस प्रकार के टकराव जो है हमारे सामने उपस्थित हुए। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। मतलब ये जो इस प्रकार के जो फैसले लिए जाते हैं, इसमें हम एक सोशल ग्रुप और अगला सोशल ग्रुप जो है दूसरा, इनके दोनों के हितों की तुलना करें तभी हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उनके हितों को साध सकते हैं। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ेगा। मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, उनके लिए क्या नुकसानदायक है, कितना लाभकारी है, इन सभी चीजों को हमें विभिन्न मापदंडों के आधार पर मापना होगा। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मूल आवश्यक होनी चाहिए। मतलब यदि ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, कहीं किसी आधार पर उद्योग लगाने या कंपनी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहां की लोकल जो जनता है, पॉपुलेशन है, उससे फैसले लिए जाने चाहिए या किसी न किसी विशेषज्ञ की राय पर ही ये कार्य किया जाना चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय क्या बताया है कि हालांकि खनन का ले लिया हमने निर्णय, पर्यावरण वालों का ले लिया, अर्थशास्त्रियों का ले लिया, विभिन्न विशेषज्ञों का हमने राय ले ली, लेकिन अंत में निर्णय किसका होगा? राजनीतिक निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं,
क्यों होगा राजनीतिक निर्णय? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो ही राजनीतिज्ञ होते हैं, और वो जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं, और समझना भी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए उन्हें, और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने होने चाहिए। आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों में मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल, या कहें कि एक विजन के से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। मतलब सभी लोग क्या किस बात पे सहमत थे? वो इस बात पे सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक समृद्धि, और आर्थिक समृद्धि होगी तो निश्चित रूप से आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों ही सभी लोगों को प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से भी हम समृद्ध होंगे और सामाजिक रूप से हम समृद्ध होंगे। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि को और सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि हो या सामाजिक न्याय भी हो मिले, इस सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कौन सी भूमिका निभाए? मतलब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या था कि आर्थिक समृद्धि भी विद्यमान हो और सामाजिक न्याय भी सभी को प्राप्त हो, तो सरकार ऐसे मुद्दों पर किस प्रकार से विचार करे? इन सवालों पर बहुत ही मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन आवश्यक था जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? अब बात ये आती है कि विकास की बात पर, आर्थिक समृद्धि की बात पर और सामाजिक न्याय की बात पर जब बात आती है तो उन्होंने विचार किया कि क्या ऐसा कोई संगठन होना चाहिए इन सभी चीजों पर, इन सभी विषयों पर फैसले ले सके। अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? कहने का मतलब है, अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरत के आड़े आता है तो ऐसे विषय पर या ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना आवश्यक होगा। तो इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी है। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था, और इसके लिए राजनीतिक दलों से मशवरा लिया गया कि साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल की गई। और इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना भी जरूरी होगा। तो बच्चों, आजादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही होना चाहिए। अगर हम इसकी विकास की गाथा को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो लक्ष्य था, भारत का जो लक्ष्य था, वो था आर्थिक समृद्धि और आर्थिक और सामाजिक विकास। तो इस बात पर भी सहमति बनी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को जो भूमिका अपनानी है वे कैसी भूमिका अपनाएगा, जिसमें हमने आजादी के वक्त विकास का जो पैमाना पश्चिम देशों को माना था, उसी प्रकार से हमने आधुनिक होने का अर्थ भी पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह ही हमें होना चाहिए। तो इन सभी स्थितियों में हमें आर्थिक समृद्धि को भी अपनाना है, निवेशीकरण को भी अपनाना है। तो हमें वहां की जो जनता है, वहां की जो सामाजिक व्यवस्था है, वहां के जो लोग हैं, उनकी उन्नति या उनकी जो भी समस्या है उनका भी हमें समाधान करना है। तो इस प्रकार से हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय को लेकर के सारे कार्य करने हैं। अब बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है। बच्चों, वामपंथ और दक्षिण पंथ से संबंधित एक वीडियो मैं आपको YouTube पे डाल चुकी हूँ, आप उसे एक बार सुनिएगा कि वामपंथ और दक्षिण पंथ को किस प्रकार से मैंने विस्तृत रूप से आपको समझा रखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वामपंथ और दक्षिण पंथ में क्या बताया गया है। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात यदि होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। हमेशा हम ये बात करते हैं कि दिस पार्टी वामपंथी और दिस पार्टी दक्षिणपंथी। आपने ऐसा जिक्र जरूर पढ़ा होगा, वास्तव में हमने पढ़ा है, सुना भी है। दक्षिण पंथ अथवा वाम पंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा।
या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ में से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। कहने का मतलब है कि हम जब सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, आर्थिक पुनर्वितरण की हम बात करते हैं, या आर्थिक समृद्धि की हम बात करते हैं, या हम आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, तो वामपंथ और दक्षिणपंथ विचारों के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये समृद्धि या विकास का जो पैमाना है वो किस दृष्टिकोण के आधार पर है। तो वामपंथ किसको समर्थन देते हैं? गरीब और पिछड़े समाज को, और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का ही समर्थन करते हैं। और दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है विद्यार्थियों जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, जिसमें हम उदारीकरण और निजीकरण की बात करते हैं, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो उदारीकरण और जो हम निजीकरण की बात करते हैं उसमें राज्य का गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार से वामपंथों ने क्या कहा? वामपंथों ने कहा कि गरीब और पिछड़े और सामाजिक समूह की तरफदारी करते हुए समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। और दक्षिण पंथ जो है खुलेपन को, खुली प्रतिस्पर्धा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था जिसमें उदारीकरण और निजीकरण सर्वोपरि होता है, इसको ये बढ़ावा देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी थे और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ देखेंगे? तो आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी हुई, भाजपा हुई, राष्ट्रीय दल हुआ, तो ये कौन सी विचारधारा को बिलोंग करते हैं? ये आपके विवेक पर है कि आप खुद इसका एग्जामिन करें। तो बच्चों अब आती है बात विकास की धारणाएं की। अब विकास की धारणाएं या विकास का जो कथाक्रम है किस प्रकार से रहा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद एंड नमस्कार।